सर जी सुनिएगा। जो मैंने आप लोगों को बेटा मॉक दिया था वो था अक्टूबर नवंबर 24 का ही था। मेरे ख्याल में पेपर 21 था या शायद 23 था। 21 था। करवाऊंगा आप लोगों को मैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। उससे पहले वेरिएंट 22 को देखें जरा। सेक्शन बी और सेक्शन सी हम लोगों ने आज करना है। अब थोड़ी सी स्पीड मारनी पड़ेगी हमें क्योंकि टाइम कम रह गया है और पेपर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखो। पार्ट बी को एक मर्तबा पढ़ लिया करो, उसको देख लिया करो। कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो रिपीट हो रही हो, या कोई नई चीज तो नहीं आ रही है आप लोगों के पास। बेटा रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए आपके आंसर में। हर चीज नहीं होनी चाहिए, पुरानी कोई चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम briefly explain how the causes of a movement along the demand curve differs from causes of a shift in demand curve। इस तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके मॉक में था जो कि चावलों की सप्लाई की बात कर रहा था कि सप्लाई ऑफ राइस किस तरीके से अफेक्ट हो रही होती है, क्या हो रहा होता है। अब या तो ये तो सिंपल सा बेटा अंग्रेजी का मसला है, कई लोग उसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई घुसा रहे हैं जब उसके अंदर पूछा हुआ ही नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है पीएस घुसाने की। पहली बात तो क्वेश्चन उसी के जैसा है यहाँ पे। वो कहता है कि भाई मुझे आप लोग मूवमेंट अलोंग और शिफ्ट का डिफरेंस बता दें। ये बात आप लोगों को पता है, मूवमेंट कब आती है? प्राइस की वजह से। प्राइस अभी भी बढ़ती है, प्राइस अभी भी कम होती है, उससे आपके पास मूवमेंट आ रही होती है। और जितने भी आपके पास नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं उससे क्या आ रहा होता है आपके पास? शिफ्ट आ रहा होता है। जो एब्सेंट है उनके अम्मा पापा को फोन करो। आपके पास जब शिफ्ट आता है किस वजह से आता है? नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से आता है। ये बात तो हमारी एक सीधी हो गई है, हम लोगों ने साइड में कर ली अपनी बात। And consider the impact on the demand curve for one good of price changes in other good। बेटा इस लाइन का मतलब क्या है? वेरी गुड। इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि ये एक्ससीडी के साथ लिंक कर रहा है, बट आपको एक्ससीडी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी कि एक्ससीडी ये होता है, एक्ससीडी का फॉर्मूला ये होता है, एक्ससीडी में दो चीजें आती हैं, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बारे में बात नहीं करनी है आप लोगों को। अगर याद हो या नोट्स भी अगर आप लोगों के पास हो, तो जब मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था डिमांड का, उसमें क्लियर किया था कि यार मूवमेंट में और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। और आपको ये बात भी बताई गई थी कि मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है ड्यू टू प्राइस। और जब मैं नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात कर रहा था तो एक मैंने हेडिंग डलवाई थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि हम लोग इसकी डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे एक्सईडी के चैप्टर में। सही है। तो बेटा यहाँ पर जो आपका फोकस है ना वो मूवमेंट और शिफ्ट का फोकस है। उसके बाद आपने इस चीज को रेफर करना है कि यार अगर पेप्सी की प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे कोक की डिमांड में क्या चेंज आएगा। फिर वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आपने दोनों को बताना पड़ेगा आपको। तो अब जरा 2A की एमएस को देखिएगा। इसी की तरह जो राइस वाला क्वेश्चन मॉक में आया हुआ था बेटा, उस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बनाने की जरूरत नहीं थी। सिंपल आप सप्लाई कर्व राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करके दिखा देते, आपके काम हो जाता। जिन्होंने बना दिया गलत नहीं है, बट रिक्वायरमेंट एज सच उसकी नहीं थी। अगर वो इस तरह की रिक्वायरमेंट चाहता है तो वो आपको लिख के देगा, बोलेगा जी मार्केट चेंजेस एक्स में। वो आपको लिख के देगा मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, मार्केट किस तरह चेंज हो रही है, तब आप इक्विलिब्रियम बनाते। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बनाने की नीड नहीं होती। बना दिया तो गलत नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि बेटा अपना टाइम जो है सेव किया करें। ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। सुनिएगा जी। आपने स्टार्ट कैसे किया? आपने बताया जी कि डिमांड क्या होती है। ठीक है। आपने उसको लॉ ऑफ डिमांड से लिंक किया, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। आपने रीजंस बता दिए कि आपके पास मूवमेंट क्यों होती है और आपके पास शिफ्ट क्यों होती है। मूवमेंट क्यों होती है ड्यू टू प्राइस फैक्टर्स, शिफ्ट क्यों होता है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। डायग्राम आपने बनाई, आपने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये आपका नॉलेज चल रहा है जहां पे आपने बेसिक डिफरेंशिएशन देनी है बिटवीन मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है। एनालिसिस किस बेसिस के ऊपर जा रहा होगा? ये जो लास्ट लाइन आपके पास लिखी हुई है,
कि एक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इस बेसिस पे आपका एनालिसिस जा रहा होगा। और वही वाली बात है कि सर यहाँ पे एक्ससीडी कंप्लीटली नहीं आ रहा, आपको उससे लिंक करना है और आप लिंक करके बताएं किस तरीके से लिंक करेंगे। आप लिंक विद सब्स्टिट्यूट्स एंड लिंक विद कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जॉइंटली यूज गुड्स। एक एक लाइन में दोनों के बारे में बताएं। कोई आपको लंबी करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। सही है। कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कि अगर गाड़ी सस्ती होगी तो पेट्रोल की डिमांड राइटवर्ड चली जाएगी, एज शोन इन डायग्राम 2। ठीक है। अच्छा भाई, सब्स्टिट्यूट है पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर टी महंगी होगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, एज शोन इन डायग्राम 2। इस तरह लिंक करना है। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? इवैल्यूएशन पे आएगा बेटा। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? जब मैं रुकता हूं ना हर चीज के बाद, 2 मिनट रुक जाए, सवाल पूरा होने दे, फिर क्वेश्चंस पूछिएगा बेटा। इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन क्या कहते हैं जी? 2 मार्क का है, 8 मार्क वाले सवाल में 2 मार्क का होता है। इन थियोरी अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हैपेंस ओनली व्हेन प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ चेंजेस। मैंने कहा जी कि आपके पास थियोरेटिकली क्या होता है कि जब प्राइस चेंज होती है तो डिमांड में मूवमेंट आ जाती है, अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी वो डिपेंड करता है। लेकिन रियल मार्केट में प्राइसेस अक्सर शिफ्ट की वजह से भी चेंज होती है। बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, लेकिन समझे बात को, कि प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा एक गुड को अफोर्ड करने की ताकत रखता हूं। याद करें कि मेरे पास इनकम बढ़ी तो मैं दिन की 5 पेप्सियां पीना शुरू हो गया, इनकम कम हुई तो मैं एक पेप्सी पीना शुरू हो गया, लेकिन पेप्सी की प्राइस तो चेंज नहीं हुई है। सही है, प्राइस तो आपके पास वही है। तो यहां पर मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि देखो थियोरेटिकली तो हमें ये चीज नजर आती है कि प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में मूवमेंट आएगी, लेकिन शिफ्ट की वजह से भी प्राइस में चेंज आता है। आप लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा है, रैशनिंग में क्या पढ़ा है? यही तो पढ़ा है कि प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलता है जिससे वो अपनी प्राइसेस को ऊपर या नीचे कर रहा होता है। ठीक है। This can lead to a shift in demand instead, so the actual cause of change in quantity demand is not always easy to isolate. कहता है कि यार शिफ्टिंग की वजह से भी चेंज आता है, प्राइस की वजह से भी चेंज आता है, तो सिर्फ एक चीज के ऊपर बैठ जाना, एक चीज को आइसोलेट कर देना, सेपरेट कर देना कि भाईजान इसी की वजह से आता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये रियलिटी में ऐसी चीज नहीं होती। और भी देखो ना, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, वेदर भी तो है, टेस्ट भी तो है, फैशन भी तो है, 50,000 चीजें जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। The diagram clearly shows the difference between movement and shift. सही है। Conclusion. But in real life, demand is affected by many factors at once. This makes it harder to apply the theory exactly as it is taught. कि भाई करोड़ चीजें होती हैं जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है, मूवमेंट भी आती है, शिफ्ट भी आती है, तो सिर्फ एक चीज के ऊपर हम लोग नहीं बैठ सकते, एक चीज के ऊपर हम लोग नहीं बैठ सकते। बेटा सप्लाई से भी डिमांड पे अफेक्ट आता है। जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड अपनी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता हुआ आ रहा है, तो उसमें भी तो मूवमेंट ही आ रही है ना। सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हुई, फिर डिमांड एक्सटेंड होना शुरू हो गई, तो सप्लाई से भी अफेक्ट आता है डिमांड पे। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स ही हमेशा काम कर रहे हों। कोई मसले वाली बात है? समझ गए बात को? अब क्वेश्चंस पूछें बेटा ऑनलाइन जिनको पूछना है। सर इसमें एक्सीडी नहीं बेटा, डेफिनेशन नहीं देनी एक्सीडी की। सर ये चेंजेस इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड नेसेसरी है क्या बाकी फैक्टर्स जैसे? बेटा जब उसने क्वेश्चन में लिख दिया तो आपको लिखना पड़ेगा। समझे? और कोई सवाल बेटा? क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? पार्ट बी पे आ जाए इसके। पार्ट बी क्या कह रहा है? असेस वेदर नॉलेज ऑफ वाईडी और पीईडी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, for its product is more useful to a business aiming to increase the total expenditure। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। क्या मतलब है इसका? कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू। इतनी बात याद है? सही है, आगे सुने। कहता है जी एक्स वाईडी और पीईडी को देख के मुझे ये बताएं कि जी अगर हमें अपना टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करना है ड्यूरिंग एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे क्या चल रही है, यानी कि, ठीक है, बूम का टाइम पीरियड है। अपनी एक कहानी बनाओ, बूम का टाइम पीरियड है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, पीईडी पे रिलाई करूं या वाईडी पे रिलाई करूं।
पीईडी पे रिलाय करूंगा तो क्या फायदा है क्या नुकसानात हैं, वाईडी पे रिलाय करूंगा तो क्या फायदा है क्या नुकसानात हैं, ऐसी क्या चीज है जो पीईडी में बेहतर है वाईडी से, ऐसी क्या चीज है जो वाईडी में बेहतर है पीईडी से, बेस्ट पॉइंट कौन सा है। सही है। एक पूरी चेन है, एक पूरी साइकिल है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। 8 मार्क की आपकी नॉलेज एंड एनालिसिस है जो आपके पास 12 मार्क वाले में होती है। वाईडी को आपने डिफाइन किया, वाईडी को एक्सप्लेन किया, वाईडी का फॉर्मूला लिखा। सही है। ऊपर देखें चीज लिखी हुई है, लिंक विद कार शोरूम ओनर केस। याद करें मैंने आपको वाईडी के चैप्टर में गाड़ियों का बताया था कि आप नई कार बेचेंगे कि सेकंड हैंड कार बेचेंगे डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक सिचुएशन, बूम या रिसेशन। याद है, उसके बारे में लिख दो। सही है। थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस का पार्ट मिलेगा। अब आप जाएं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पे। YD helps business to understand how demand for its product changes when consumers income increases। YD आपको ये बताता है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि आप अगर नॉर्मल गुड बेच रहे हैं, इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर आपके पास आएगा। आप इंफीरियर गुड बेच रहे हैं और इनकम गिरेगी तो कंज्यूमर आपके पास आएगा। सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ से आपने लिंक करना है। बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है यानी कि बूम चल रहा है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड। तो फिर आपको कौन सी गाड़ी बेचनी चाहिए, न्यू कार्स बेचनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट इंफीरियर है तो डिमांड ऑफ पीपल विल फॉल। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में आपकी इनकम क्या होती है, बढ़ती है। तो इनकम बढ़ेगी तो आप गंदा गुड खरीदेंगे कि अच्छा गुड खरीदेंगे, तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, लोग सेकेंड हैंड कार तो नहीं खरीदेंगे। दिस सेल्स बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट रेंजेस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इन्वेंट्री वगैरह, ये वो सारी बातें। हाँ, अब यहाँ पे ड्रॉबैक आप क्या लिख सकते हैं कि भाई हर बंदे का स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। बेटा टैक्स एविजन तो गवर्नमेंट के लिए आएगा ना, हम किसके लिए देख रहे हैं। ठीक है। हर बंदे का स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट है। भाई एक गुड मेरे लिए नॉर्मल है, क्या पता आपके लिए इंफीरियर हो। सही है। अब बूम का मतलब ये भी तो नहीं है ना कि हर बंदा ही अमीर हो रहा है, और बूम के अंदर कोई स्पेसिफिक लिमिट तो नहीं है कि हर बंदे की इनकम 100% से बढ़ेगी। भाई किसी की 2% से बढ़ती है, किसी की 50% से बढ़ती है। समझ रहे हैं। पीईडी पे है। पीईडी का एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, कौन सा वाला, ट्रेन कंपनी। ट्रेन कंपनी के अंदर आपको ये बात समझाई गई थी कि जब आपके पास बिजी ट्रेवल टाइम होता है या लेस बिजी ट्रेवल टाइम होता है, तो बिजी ट्रेवल टाइम पे डिमांड इन इलास्टिक होती है, लेस बिजी पे डिमांड इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक टाइम पे प्राइस बढ़ा दो, लेस बिजी टाइम पे प्राइसेस को कम कर दो। याद है पूरा केस। अब आपने उसी से रिलेटेड बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यहाँ पे बताने हैं। ठीक है। बेटा इलास्टिक गुड की एक कैरेक्टरिस्टिक थी जहां पे आपको ये बात बताई गई थी कि इलास्टिक गुड इज लग्जरियस इन नेचर। सही है। अभी हम लोग क्वेश्चन के अंदर किस तरह के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, बूम की। और बूम पे लोग किस तरह के गुड पे जाना शुरू होते हैं, इलास्टिक गुड, लग्जरियस गुड की तरफ। ठीक है। ये इस तरह लिंक करना है आपने, एनालिसिस है। बट आप लोग मुझसे पूछे सर एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन का मतलब होता है केस के साथ लिंक करना। आपके सारे पॉइंटर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक करेंगे, आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिलते रहेंगे। बिजनेस और इकोनॉमिक्स में फर्क ये है कि बिजनेस के अंदर आपके पास 3-4 पन्नों का वो आता है, पूरा पैसेज आता है, केस स्टडी आती है। यहाँ पर आपको 3 से 4 लाइन का सवाल पूछा जाता है, लेकिन लिंक तो आप सवाल के हिसाब से ही कर रहे हैं ना, तो ये एप्लीकेशन है। सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जी क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स में भी लेस प्राइस सेंसिटिव, क्योंकि उनके पास जब पैसा आ जाता है तो प्राइसेस से उनको ऐसे जितना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन पीईडी से हम लोगों की इनकम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई किसके लिए डिमांड इलास्टिक है, किसके लिए इन इलास्टिक है। तो इस तरह के सिंपल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, डायग्राम्स आप साथ साथ बनाते रहेंगे, लिखा हुआ डायग्राम्स के बारे में। यूज ऑफ बोथ मेजर्स ड्यूरिंग ग्रोथ, बोथ वाईडी एंड पीईडी आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। बेटा ये दोनों का ड्रॉबैक है, इसलिए साथ लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब पास्ट ट्रेंड्स, ये फ्यूचर नहीं बताता आपको। सही है। बोथ आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा विच माइट बिकम आउटडेटेड इन अ चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कि भाई आज बूम है, आज के लिए हो सकता है रेलेवेंट हो, लेकिन आगे आने वाले 3-4 साल के बाद ये रेलेवेंट नहीं रहे। समझ गए बात को। ये पूरा आपका AO1 AO2 चल रहा है। आप बढ़ेंगे फिर यहां से इवैल्यूएशन की तरफ। भाई मैंने पीडी के फेवर में लिखा हुआ है, आप वाईडी के फेवर में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो हर चीज में ना इट डिपेंड्स नहीं आती।
हर चीज में डिपेंड्स नहीं आती। बेटा अगर मैं बोलूं कि भाई 2+2 = 4 होता है कि 6 होता है, क्या बोलेंगे आप? इट डिपेंड्स, 4 होता है ना, सिंपल सी बात है। तो हर चीज में इट डिपेंड्स नहीं आता। सही है, जरा ख्याल रखिएगा इस चीज को। मैंने पीईडी के बारे में बताया कि पीईडी को किस तरह वाईडी के ऊपर बढ़तरी हासिल है, कि भाई ये आपको मार्केट अवेयरनेस देती है जो कि वाईडी नहीं देता। ये आपको कंज्यूमर की नेसेसिटी के बारे में बताता है जो वाईडी नहीं बताता। ऑन दी अदर हैंड वाईडी क्या करता है? वाईडी आप लोगों को स्पेंडिंग पैटर्न के हिसाब से लिंक कर रहा होता है, बट क्योंकि मैं पीईडी के फेवर में हूं तो मैं थ्रू आउट वाईडी के ड्रॉबैक्स लिख रहा हूं। मैंने सेकंड पैराग्राफ में भी क्या किया है, वाईडी का ड्रॉबैक लिखा हुआ है कि जी हर बंदे, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप स्पेंड करना शुरू कर दें, सेव भी कर दें भाई। कि भाई फ्यूचर में आज बूम है तो कल रिसेशन भी तो होगा, तो फ्यूचर में स्पेंड कर लेंगे। लोग डरते हैं ना इस चीज से, तो फिर लोग उसको सेव करना शुरू करते हैं और वो नॉर्मल गुड पे जाना शुरू नहीं होते, क्योंकि हर बंदे का स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट है, हर बंदे की सोच डिफरेंट है। ठीक है। Businesses must decide which measure is more useful based on their product type and consumer behavior during growth periods। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा पॉइंट दिया है कि बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को देखना चाहिए। अब देखो मेडिसिन बूम में भी नेसेसिटी है, रिसेशन में भी नेसेसिटी, समझे बात को? मेडिसिन जो है दोनों में नेसेसिटी, लेकिन गाड़ी भले सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, वो बूम में कुछ और है, रिसेशन में कुछ और है। बूम के अंदर वो इंफीरियर गुड है, रिसेशन के अंदर वो नॉर्मल गुड है। लेकिन अगर मैं इसको पीईडी के साथ भी लिंक करूं, रिसेशन के अंदर बेटा लोग मोटरसाइकिल पे भी आ जाते हैं, लोग बसों पे भी आ जाते हैं, तो यानी कि रिसेशन में वो बन गई इलास्टिक। ऐसा है कि नहीं? कंपटीशन बढ़ गया। यही चीज बूम में जाके क्या बन जाएगी? इन इलास्टिक। क्योंकि जब इंसान थोड़ा सा अमीर होना शुरू करता है वो कंफर्ट की तरफ जाता है, बोलता है कि यार मैं चलो छोटी गाड़ी ही ले लूं लेकिन ले तो लूं, समझे? तो उस टाइम पे गाड़ी क्या बन जाती है? इन इलास्टिक। तो इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस का नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट कि आप क्या बेच रहे हैं। ठीक है। इन कंक्लूजन पीईडी वाईडी दोनों यूजफुल है, ठीक है, लेकिन पीईडी इज मोर रिलायबल फॉर बिजनेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मेरी कंक्लूजन है, मेरी जस्टिफिकेशन। Because it directly helps with pricing, revenue planning and understanding real consumer behavior in the market। ये मेरी जस्टिफिकेशन है। आप वाईडी के साथ हैं तो आप वाईडी के फेवर में लिख दें, वाईडी का एक बेनिफिट लिख दें और पीईडी के अगेंस्ट बात कर लें। समझ गए बात को? बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है? सर वाईडी का एक ड्रॉबैक क्या होगा? दूसरा हिस्टोरिक डेटा छोड़ के बेटा कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट होता है। आप अगर लोगों से इनकम पूछने जाते हैं, मार्केट रिसर्च करने जाते हैं, तो एक्यूरेसी ऑफ मार्केट रिसर्च ये भी आपका एक ड्रॉबैक है। प्रोड्यूसर कैन एडजस्ट प्राइसेस इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। जी ये इलास्टिक का, ये पीईडी का बेनिफिट आ जाएगा। सर कैन बी रिमेन न्यूट्रल इन दिस केस? बेटा देखो हर चीज में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते ना, हर चीज में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। जी आजान बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। मार्क योर इवैल्यूएशन लाइक वेयर यू गेन एवरी मार्क। अच्छा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, with the help of PPC diagram explain the difference between constant and increasing opportunity cost। कहता है जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हिसाब से मुझे बताएं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हिसाब से मुझे बताएं कि यार कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस। ये हो गया सवाल का पहला पार्ट। एंड कंसिडर how choices in deciding which type of goods to produce in the short run may influence future economic growth। सवाल को समझो जरा। कांस्टेंट और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस बताओ, और मुझे ये बताओ कि भाई आज मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊं जो इन फ्यूचर जाके मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करे। कैपिटल गुड। ये मैंने आप लोगों को जब मैं टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने केस बताया भी था, 3 केसेस बनाए थे। एक पॉइंट जहां पे मैंने बताया, सॉरी 2 केसेस बताए थे कि अगर मैं अभी कंज्यूमर गुड बनाता हूँ और कैपिटल गुड फॉरगो करता हूँ तो मेरे लिए क्या फायदे क्या नुकसान हैं। अगर मैं, हाँ अगर मैं अभी कैपिटल गुड बनाता हूँ और उससे मेरे पास क्या फायदा क्या नुकसान है।
तो मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि अगर आप आज कैपिटल गुड बनाएंगे तो इन फ्यूचर आगे जाके आप ज्यादा कंज्यूमर गुड बना सकते हैं। ये उससे लिंक कर रही है बात, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा। सर आपने पीपीसी को नॉलेज में क्यों डाला? बेटा जब वो डायग्राम को, सॉरी, आप नॉलेज में क्यों डाला है? जब वो आपको बोलता है ना एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, जब वो ये टर्म यूज कर दे एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तब वो नॉलेज का पार्ट बन जाती है, ठीक है। जब वो साइलेंट है, कुछ नहीं कहता कि डायग्राम बनाओ ना बनाओ, और आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं, उसके साथ लिंक कर रहे हैं, तब वो एनालिसिस का पार्ट बन जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका नॉलेज का पार्ट है। आपने पीपीसी डिफाइन किया क्या होता है, आपने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया। इसके अंदर आप एक्चुअल पॉइंट, पोटेंशियल पॉइंट, अनअटेनेबल पॉइंट बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन मार्क्स कोई नहीं है, सही है। इस तरह नकली इबादत होती है ना, फर्ज नहीं होती, भाई पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह कोई नहीं, ये वो वाला हिसाब है। कि भाई आप अगर बताना चाहते हैं पॉइंट्स को, एक्चुअल पोटेंशियल अनअटेनेबल को बताना चाहते हैं तो बता दें, अच्छी बात है। नहीं बताएंगे तो कोई गुनाह नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई उसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको गोला बना के दिखा दिया, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना दी। अब इनका जो मैंने डिफरेंस बता दिया, ये सब नॉलेज के अंदर आ गया, सही है। 3 मार्क आपके साइड में होगा। एनालिसिस के अंदर आप क्या करेंगे, एनालिसिस के अंदर ये वाली बात मैटर करेगी, जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ना, कंसिडर, सॉरी, कंसिडर किस तरीके से आप अभी क्या डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में जाके आपको इन्फ्लुएंस करेगा, ये चीज है एनालिसिस का पार्ट। अब यहाँ पे देखो जरा मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा जी डिपेंड्स अपॉन द एलोकेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड, ठीक है, कि आप किस तरीके से एलोकेशन कर रहे हैं। आज अगर आप कैपिटल गुड ज्यादा बनाएंगे, फ्यूचर में जाके यू कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड, तो फ्यूचर में जाके जो आपकी आबादी भी बढ़ रही है, या आपके बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं, या आपको और अगर चीजें चाहिए, दे आर इजीली अवेलेबल। तो तब तक देखिए मैं रिसर्च अपग्रेड करता रहूंगा ना। और सर आपके एक्सटर्नल कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। देखिए वो तो फिर कंज्यूमर गुड बनाएंगे तभी बढ़ेगी, वो तो हर चीज में ही आएगी ना। ज्यादा तरीके का। बेटा उसका तो सवाल ही नहीं है ना, लेकिन जो आपकी बात है, ड्रॉबैक नहीं लिख सकते। ड्रॉबैक में आप लिख सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से। वो इसमें आएगी, लैक ऑफ चॉइस। कैसे, मैं बताता हूँ। कैपिटल गुड का आपने बता दिया, भाई मशीनरी तैयार हो गई, आगे जाके वो प्रोडक्शन में काम करेगी, बेहतर होगी साइड क्वालिटी वगैरह, ठीक है, ये चीज अपनी साइड में हो गई। अगर मैं अभी कंज्यूमर गुड पे फोकस करता, मैं कैपिटल गुड पे फोकस नहीं करता, तो मैं करंट अपनी डिमांड को तो फुलफिल कर लूंगा, करंट डिमांड मेरी फुलफिल हो जाएगी, करंट मेरा सारा फायदा मुझे हो जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर जब एक अपडेटेड चीज आएगी, इस प्रोडक्ट की कोई अपडेटेड वर्जन आएगा, क्या मेरे पास वो मशीन या रिसोर्सेज होंगी टू अपग्रेड माय प्रोडक्ट? नहीं होगी ना। अगर मेरी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं होंगी इन फ्यूचर। अगर मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, कंज्यूमर गुड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, समझे बात को। तो मैंने दोनों साइड्स बता दी, कंज्यूमर पे फोकस करेंगे तब क्या होगा, प्रोड्यूसर पे फोकस करेंगे तब क्या होगा। इवैल्यूएशन देखिए बहुत बड़ी लिखी हुई है, आप लोग अपने हिसाब से इसको छोटा कर रहे होंगे। मैंने बताया जी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है कि आपका रेशियो हमेशा 1:1 रहेगा, ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता, ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता, कभी भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1:1 नहीं हो सकती, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, सही है। भाई अभी आप लोग क्लास ले रहे हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, आराम कर सकते थे, कोई क्रिकेट विकेट खेल लेते, दोस्तों में चले जाते, हर चीज की सेटिस्फेक्शन होती है ना। मैं कहता हूँ भाई अगर आप लोग अभी क्लास ना लेते और आप लोग अपने घर पे सो रहे होते, सोने की सेटिस्फेक्शन मिलती? क्या आप सोने की सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बेटा सोने की सेटिस्फेक्शन या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, सही है। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहली बात। क्या लिखा हुआ है, विच इज अनरियलिस्टिक इन रियल लाइफ, सम रिसोर्सेज आर बेटर सूटेड टू मेकिंग वन गुड देन अनदर, लीडिंग टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहता है जी कुछ मेजोरिटी चीजें रियल लाइफ में ऐसी होती हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो एक चीज बेहतर बनाती हैं, दूसरी चीज इतनी बेहतर नहीं बनाती। इसी वजह से हमारे पास कर्व कैसा बनता है,
रोड आउटवर्ड, ठीक है, जो कि रियल वर्ल्ड ट्रेड ऑफ शो कर रहा होता है। व्हाट इज ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास कंज्यूमर गुड इतना बन रहा है सी, ये मेरा कैपिटल गुड आ रहा है, मैंने कंज्यूमर गुड कम कर दिया, मेरा कैपिटल गुड बढ़ गया, इसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। सही है, इसे क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ कहते हैं। सही है। अच्छा जी, कंक्लूजन। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर रियलिस्टिक एंड यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग रियल इकोनॉमिक चॉइसेस, स्पेशली व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्पेशलाइज्ड। तो मैंने बता दिया दोनों में से रियलिस्टिक कौन है, दोनों में से आपके लिए फायदेमंद कौन सा है। कोई मसले वाली बात है? कोई क्वेश्चन है बेटा ऑनलाइन? सर मुझे पीपीसी पे एक्चुअल नंबर लेके प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, इफ आई जस्ट से व्हाई इट इज इंक्रीजिंग और कांस्टेंट बिकॉज ऑफ मोबाइल रिसोर्सेज इट वुड बी इनफ। जी जी इनफ है। ऑल्सो हम इवैल्यूएशन कैपिटल गुड बनाना चाहिए या कंज्यूमर गुड बनाना चाहिए, इस पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा आप उससे लिंक करेंगे ना, आप कैपिटल गुड को उसके साथ लिंक करेंगे, आप कैपिटल गुड को उससे लिंक करेंगे। बेटा दो मार्क इसके हैं, हम इसके अंदर मैं क्या मार्किंग करूँ? सर डोंट वी नीड टू ऑल्सो इवेल्युएट अबाउट, जी जी आप उसके अंदर लिंक कर रहे होंगे कि आपको शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, लॉन्ग रन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप लोग किस तरीके से बात अपनी ऐड करेंगे? आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि मतलब मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या बनाना चाहिए, कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड? तो इसके अंदर आप बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन करंट रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। यहां पर आप ये बात डाल सकते हैं कि भाई अगर आपको जरूरत है कैपिटल गुड बनाने की तो आप कैपिटल गुड पे रिसोर्स डाइवर्ट करें, अगर आपको जरूरत है कंज्यूमर गुड बनाने की इस टाइम पे तो कंज्यूमर गुड पे डाइवर्ट करें। लेकिन कैपिटल और कंज्यूमर गुड के अंदर कभी भी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए एक मशीन बन रही है, एक कंज्यूमर गुड बन रहा है। समझे बात को? तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं भाई वो चीज, डिपेंड्स। नहीं इस तरह नहीं। एन इकोनॉमी शुड, यहाँ पे देखिए जरा, एन इकोनॉमी शुड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई, मैंने लिखा कि एक तो पहली बात ये डिपेंड करता है, सही है, ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर कि इकोनॉमी को किस चीज की जरूरत है। दूसरी बात कि इनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। कंज्यूमर गुड जो है वो कंज्यूमर के हिसाब से फिनिश गुड बनता है, और प्रोड्यूसर गुड जो है वो मशीनरी वगैरह होती है। तो ये कभी भी सेम नहीं रहेगी, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग रहेगी। समझ गए बात को? सर ये वन एक्सप्लेन कर दे वापस, योर वॉइस वाज लैकिंग ड्यू टू माय इंटरनेट। बेटा कुछ भी नहीं है, आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन करना है, आपको डायग्राम्स दोनों बनानी है और आपने उसको एक्सप्लेन करना है सिंपल। तो इसके अंदर इससे इसके अलावा कोई काम नहीं करना। समझ गए? क्लियर है? इसके पार्ट बी पे चलें। Assess whether market economy is always the best economic system to effectively answer the three basic questions of resource allocation। कहता है भैया मुझे एक बात ये बताओ, मुझे एक बात ये बताओ, क्या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम टू कंसिडर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom इट टू बी प्रोड्यूस्ड? ये तीन सवाल हैं, देखिएगा जरा। 8 मार्क आपके किस चीज के? AO1 AO2 के। सही है, आपने बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग दे दी कि जी मार्केट इकोनॉमी होती क्या है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल होता है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होता। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सारे एडवांटेजेस आपके पास नोट्स में इन डिटेल लिखे हुए हैं।
कि जी कंज्यूमर की वांट पूरी हो रही है और अमीर लोगों का फायदा हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कंपटीशन है तो क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी वगैरह वगैरह। हाउएवर ये लोग गरीबों के ऊपर फोकस नहीं करते, हाउएवर मार्केट फेलियर करते हैं, पब्लिक गुड देते नहीं हैं, डीमेरिट ज्यादा बनता है, मेरिट कम बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरिट डीमेरिट या मार्केट फेलियर का है, एग्जाम्पल देनी है, सही है, पॉइंट बताना है। डायग्राम बनाना चाहे तो एक आध की बना सकते हैं, लेकिन पूरा उसके ऊपर अपना आंसर डाइवर्ट कर लेना, उसके ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझे। फिर आपको बेटा कंपेयर करना पड़ेगा, कमांड इकोनॉमी के साथ कर लें या मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ कर लें, एटलीस्ट एक के साथ तो करना है, सही है। कंपैरिजन के लिए एक चीज आपको चाहिए, क्योंकि देखो मेरा कंक्लूजन इन दी एंड हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाता है कि यार ये बेस्ट है सबसे ज्यादा। तो मेरा मशवरा भी आप लोगों को यही है कि आप लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ ही कंपेयर करना, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। खैर मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को जो समझ आए आप लोग वो कर लो। प्लान बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन फिर कंक्लूजन क्या दोगे आप। फिर वही बात है ना, हर चीज पर डिपेंड तो नहीं आता। अब आप लोग ये भी नहीं कर सकते कि आप लोगों ने ऊपर फ्री मार्केट ऑफ लैंड की बात की हुई है, कंक्लूजन में आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इस तरह भी नहीं होता, सही है। तो बेटा मेरा मशवरा है मिक्स की बात करें, प्लान की बात करनी है तो फिर उन दोनों में से किसी एक के बारे में जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स नोट्स पे सारे लिखे हुए हैं, कोई नई चीज उसके अंदर एज सच नहीं। 4 मार्क की इवैल्यूएशन है। मार्केट इकोनॉमी कैन आंसर द बेसिक क्वेश्चंस व्हाट हाउ एंड फॉर whom to be produced through डिमांड एंड सप्लाई, ये बात तो हमें पता है कि मार्केट इकोनॉमी में हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई के रूल के थ्रू सारी बातें चल रही होती हैं, इससे एफिशिएंसी भी आती है, इनोवेशन भी आती है, लेकिन हमेशा इससे फेयर आउटकम नहीं आते। अब मैं उसके अगेंस्ट बात करना शुरू हो रहा हूँ, गरीब लोगों की बेसिक नेसेसिटीज ना पूरी हो, और ये सब कौन पूरा करता है, फुलफिल करता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, जहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन होना शुरू होती है। गवर्नमेंट डीमेरिट गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, मेरिट गुड्स पे सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाती है, मेरिट गुड्स के ऊपर सब्सिडीज देती है, उनको फायदा देती है। तो भाई मेरे हिसाब से बेस्ट कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे आपकी एफिशिएंसी जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। कोई मसले वाली बात है, कोई मसले वाली बात है जी। ऑनलाइन कोई सवाल तो नहीं है। सर पीछे दिखाएगा साइड स्लाइड, ये लो भाई। चले जी, मैक्रो की तरफ जा रहे हैं आप, सेक्शन सी की तरफ। कोई क्लास अभी है आप लोग की अकाउंटिंग की, सवाल फ्री हो ना, 10-15 मिनट में लूंगा आज एक्स्ट्रा। एक्सप्लेन टू मेथड ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबल डिफिकल्टीज, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबल डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा आप लोगों को मैंने एक पेज भेजा था ग्रुप पे, जिधर मैंने कहा था कि ये पढ़ लेना। एक क्लेमेंट काउंट था और एक था आई एल होता है, पता नहीं क्या नाम था उसका। इसके अंदर आपने क्या बताना है, इसके अंदर आपने दो तरीके बताने हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर होता है, ठीक है। और कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबल डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, बेनिफिट्स नहीं बताने, प्रॉब्लम्स बताने, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस करेंगे इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों नहीं आती, इस चीज के ऊपर आपका आंसर जा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो जरा, ये मैं आप लोगों को फाइल वापस जो नई फाइल है पेपर की भेजूंगा, तो उसमें यही चीज मैंने डाली हुई भी है, क्लेमेंट काउंट और उसके हिसाब से। देखें, आईएलओ जो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हमारे पास डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है, शायद यही फुल फॉर्म है उसका, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हो गया, आईएमएफ हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये एक पूरी गवर्नमेंट, पूरी दुनिया की बॉडी बनी हुई है ना, एक स्पेसिफिक बॉडी है भाई, ये लोग काम करते हैं। इसी तरीके से आईएलओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मेजर करती है किस कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, किस कंट्री में कितनी बेरोजगारी है, क्या प्रॉब्लम्स आपके पास चल रही होगी। अब मेजर करने के ये चार मतलब ये इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं अनएम्प्लॉयड लोगों को। कौन कौन लोग होते हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे, जो लोग काम करना चाहते हैं बट उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, या वो लोग जो कम से कम भी 4 हफ्ते से बेरोजगार हैं, यानी कि 1 महीने से बेरोजगार है, तो वो किसका पार्ट बन जाते हैं, अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स का। पहला तरीका है क्लेमेंट काउंट,
क्लेमेंट काउंट को बेटा आप लोग इस नाम से याद कर लो, इस नाम से याद कर लो, क्लेम। किस नाम से याद करेंगे आप लोग? क्लेम के नाम से। सर क्लेम का क्या मतलब है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप लोग क्लेम करते हैं, क्लेम नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो क्लेमेंट काउंट इस मेथड पे बेस करता है कि वो ये देखता है कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम किए। सही है। जब फॉर एग्जाम्पल मुल्क में 10 लाख बंदा है, 10 लाख बंदा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले रहा है गवर्नमेंट से, इसका मतलब क्या है कि 10 लाख बंदा बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, ये क्लेमेंट काउंट। ठीक है। लेकिन क्लेमेंट काउंट की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं भाई। अनरजिस्टर्ड बेरोजगार भी तो होते हैं ना, जो बेरोजगार हैं लेकिन गवर्नमेंट से उन्होंने क्लेम नहीं दिया हुआ। अब लेट से मुल्क में 15 लाख बंदा अनएम्प्लॉयड है, क्लेम 10 लाख लोग ले रहे हैं, तो बेटा जो 5 लाख पीछे बच गया वो तो काउंट ही नहीं हुआ ना, वो तो नजर में ही नहीं आया कि भाई ये तो बेरोजगार है बंदा। लेकिन इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट इज चीप टू कैलकुलेट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा आपको मिल जाता है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है, कुछ लोग बेगैरती करते हैं। कैसे बेगैरती करते हैं? छुप के काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को पता नहीं है भाई काम कर, देखे जब तक कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? छुप के काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट से क्लेम भी दे रहे हैं। समझे बात को? तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्लेमेंट काउंट में आती हैं, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। समझ गए हैं बात को? क्लेमेंट में लोग खुद जाके मांगते हैं जी, बेटा अप्लाई करना पड़ता है ना उसके लिए, जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है भाई, समझ गए बात को? आगे दूसरा होता है लेबर फोर्स सर्वे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एलएफएस। ये भी आईएलओ का मेथड है, और आईएलओ का ज्यादा प्रेफर्ड मेथड यही है। क्लेमेंट काउंट तो एक ऑप्शन है ना, लेकिन जिसको ये लोग फॉलो करते हैं वो यही मेथड है। क्या नाम है इसका? लेबर फोर्स सर्वे। लेबर फोर्स सर्वे के अंदर आप गली गली जाते हैं, लोगों के घरों पे जाते हैं, सर्वे निकालते हैं कि भाई कौन लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कब से आप लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, कब आप लोग काम करेंगे, कितना अरसा हो गया आपको बेरोजगार हुए हुए। ये लेबर फोर्स सर्वे होता है। ठीक है। लेकिन अगेन जो उसके ड्रॉबैक्स थे क्लेमेंट के, वो इसके बेनिफिट्स हैं। जो क्लेमेंट के बेनिफिट्स थे वो इसके ड्रॉबैक्स हैं। इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स मेथड, मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, टीम लगानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, रिसोर्सेज लगानी पड़ती हैं। तो ये उसी तरीके से चल रही होती है। तो लिमिटेशंस आपके पास यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आपके पास लिमिटेशंस यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। और ये आपके पास एक बेसिक डिफरेंस बताया हुआ है दोनों का, कि फीचर्स क्या है भाई। क्लेमेंट काउंट किस पे बेस करता है? बेनिफिट्स के ऊपर। और एलएफएस सर्वे के ऊपर बेस करता है। अच्छा, क्लेमेंट काउंट क्या कैप्चर करता है? कौन कौन लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं। एलएफएस सॉरी क्या कर रहा होता है भाई? वो खुद जाके सर्वे करते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग बेरोजगार बैठे हुए। एक्यूरेसी, क्लेमेंट इज लेस एक्यूरेट। कैसे? मैंने बताया था मुल्क में बेरोजगार 15 लाख बंदा है, लेकिन क्लेम सिर्फ 10 लाख लोग कर रहे हैं, तो बेटा पीछे 5 लोग तो काउंट ही नहीं हुए 5 लाख वाले। तो ये इन एक्यूरेट मेथड भी अक्सर हो जाता है। लेकिन एलएफएस इज मोर एक्यूरेट एंड मोर ब्रॉडर। ठीक है, इट इज मोर एक्यूरेट एंड मोर ब्रॉडर। कॉस्ट, क्लेमेंट काउंट इज चीप, क्योंकि देखो आपके तो ऑफिस में बैठे बैठे डेटा आ रहा है ना, वो लोग जा रहे हैं कि भाई हम बेरोजगार हैं, हमें बेनिफिट दें, हमने काउंट कर लिया कि भाई ये भी अनएम्प्लॉयड, ये भी अनएम्प्लॉयड, ये भी अनएम्प्लॉयड। लेकिन यहाँ पे तो आपको ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो ये एक्सपेंसिव होता है। यूज इन एग्जाम टू शो अंडर एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लेमेंट में अंडर एस्टिमेशन आती है, जिस तरह 15-10 वाली मैंने आपको एग्जाम्पल दी। और यहाँ पर आप इंटरनेशनली कंपेरिजन कर सकते हैं, आप इंटरनेशनली ट्रेंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्लेमेंट काउंट के बीच में और एलएफएस के बीच में। मर्दमशुमारी बेटा पॉपुलेशन काउंट होती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं होती। लास्ट वाला पॉइंट ये था कि भाई क्लेमेंट काउंट के अंदर और इसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कंपैरिजन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आईएलओ का जो प्रेफर्ड मेथड है वो कौन सा है? एलएफएस, लेबर फोर्स सर्वे। ये आईएलओ का प्रेफर्ड मेथड है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से ज्यादा बेहतर कौन सा है आपके लिए? तो वो ये वाला, क्योंकि कंपैरिजन वगैरह करने में आपको हेल्प करता है ज्यादा। लेकिन सर उसमें पूछते भी हैं कि घर में कमाने वाले हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बेटा उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पॉपुलेशन काउंट, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन सेंसस। सही है, वो मर्दमशुमारी होती है। हाँ, अब मर्दमशुमारी के थ्रू आप डेटा कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो वो भी इसी का पार्ट है, क्योंकि इन दी एंड कर तो आप सर्वे ही रहे हो ना। अब आंसर पे आओ।
AO1 नॉलेज 3 मार्क्स, क्लेमेंट काउंट क्या है, लेबर फोर्स सर्वे क्या है, डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपने दे दी है। यहाँ पे आपको जो है वो कहानियां यहाँ पे चलना शुरू हो गई, नॉलेज का पार्ट आपको मिलता है, ठीक है। एनालिसिस, प्रॉब्लम्स विद क्लेमेंट काउंट जो मैंने आपको अभी बताई थी, प्रॉब्लम्स विद LFS जो मैंने आपको अभी बताई है, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। और जनरल डिफिकल्टी क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने में, तो जनरल डिफिकल्टी यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल वर्क वाली। भाई हमारे यहाँ पे भी बड़ा कॉमन है, जब यहाँ से कोई देसी बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, उसको अलाउड है हफ्ते के 20 घंटे, ऐसा ही है। लेकिन वो 30-30 घंटे काम कर रहा है, वीक के 40-40 घंटे काम कर रहा है, छुप के काम कर रहा है, कम पैसों पे काम कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा 20 घंटे उसने दिए हैं अपनी जॉब पे, वो कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहे ना। गवर्नमेंट को तो नहीं मालूम कि ये बंदा काम कर रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन वो पैसे तो कमा रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी बेगैरतियां होती हैं कि भाई आप गवर्नमेंट से जो है वो क्या कहते हैं, वो लेते जा रहे हैं, क्लेम लेते जा रहे हैं और गवर्नमेंट से पैसे लेते जा रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो भाई ये ड्रामेबाजियां यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपने बेटा इस तरीके से बेनिफिट्स, सॉरी बेनिफिट्स तो नहीं, आपने ड्रॉबैक्स बता दिए कि यार क्या क्या ड्रॉबैक्स आपको मिलते हैं इन दोनों के हिसाब से। बोथ मेथड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दोनों की स्ट्रेंथ है, दोनों की वीकनेस है। क्लेमेंट काउंट जो है वो इजी है, लेकिन वो बहुत से लोगों को इग्नोर कर देता है। आपका जो LFS है बड़ा मेथड है, बहुत सारी चीजों को कंसिडर करता है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, डिफिकल्ट टू कलेक्ट दिस मच डेटा। तो भाई इन कंक्लूजन, इस तरह का देखो, अब इस तरह का सवाल का नेचर समझ लो। सवाल का नेचर समझे कि भाई दोनों चीजों में प्रॉब्लम है ना, तो आप दोनों को साथ लेके चलो। जिस तरह फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई साइड में होता है ना कि भाई डिपेंडिंग अपॉन ये, डिपेंडिंग अपॉन वो, दोनों को साथ लेके चले। यहाँ पर भी कोई परफेक्ट मेथड तो नहीं है, कोई परफेक्ट मेजर तो नहीं है, दोनों को साथ लेके चलो भाई। भाई आप LFS यूज करो, आप लेबर फोर्स सर्वे यूज करो, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप जो है वो क्लेमेंट काउंट यूज कर लो। कर सकते हैं ना क्रॉस चेक करने के लिए, तो अगर कोई बंदा बेरोजगार निकल आया तो वो ऐड हो जाएगा आपके पास। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, नो सिंगल मेथड कैन गिव फुल एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आबादी है ना, करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, ऊंच नीच आपकी हो सकती है। Claimant count may underestimate the figure, while labor force survey may suffer from sampling and reporting issues. एक के अंदर सैम्पलिंग का मसला है, एक के अंदर अंडर स्टेटमेंट का मसला है। तो भाई अंडर स्टेटमेंट का मसला LFS हल कर देगा, सैम्पलिंग का मसला क्लेमेंट काउंट हल कर देगा, तो दोनों को साथ लेके चलो। कोई मसले वाली बात, सवाल समझ गए बेटा। लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन था, अगर इसका अगला वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेहतर समझ आए एग्जाम में, तो आप वो वाला अटेम्प्ट कीजिएगा। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हर गवर्नमेंट ही देती है, लेकिन अब वो यही है ना कि इन दी एंड करप्शन आ जाती है। और जैसे पाकिस्तान इंडिया में करप्शन की वजह से ये प्रॉब्लम है, वरना काउंट होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ये जो हमारे मियाँ साहब जो है 4-4 हज़ार रुपए देते हैं, 2 हज़ार रुपए देते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या गरीब लोगों के ही है। 2 हज़ार रुपए से उनको लगता है कि हम महल खड़े कर लेंगे, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर ही आता है। Assess whether supply side is likely to be equally successful in reducing both structural and cyclical. क्या सप्लाई साइड पॉलिसी से स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल दोनों खत्म हो सकती हैं कि नहीं खत्म हो सकती। बेटा स्टेप्स गिन लो पहले। सप्लाई साइड पॉलिसी, नॉलेज, लिंक आपने करना है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स वगैरह भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। सप्लाई साइड के बेनिफिट, सप्लाई साइड के ड्रॉबैक, सप्लाई साइड का लिंक विद स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ऑल्टरनेटिव के ड्रॉबैक्स, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी का लिंक विद स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल। इवैल्यूएशन में क्या सप्लाई साइड दोनों को हल कर सकती है, क्या डिमांड साइड दोनों को हल कर सकती है, बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। सही है, ये स्टेप चलेंगे आपके। सर अगर हमारा बिजनेस इज एबल टू फुलफिल द एक्सेस डिमांड, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी नहीं। वही तो बात है ना कि सप्लाई साथ साथ बढ़ रही है, तभी तो डिमांड नहीं, डिमांड पुल नहीं हो रही ना। और डिमांड पुल होती कब है, जब सप्लाई अपनी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड रहे, तब आपके तो पास डिमांड। हम्म देखिए जरा, डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सप्लाई साइड पॉलिसी, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स आपको पता है, नोट्स में भी आपके पास लिखे हुए, डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है।
ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मॉनेटरी या फिस्कल। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि मॉनेटरी के बजाय फिस्कल एक्सप्लेन किया करें, इजी है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम आपने बनाई, उसके बेनिफिट उसके ड्रॉबैक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा एक चीज को जरा लॉजिकली समझना, किन तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल। स्ट्रक्चरल होती है जब मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, जब मशीन वर्कर को रिप्लेस करती है, जब वर्कर की ट्रेनिंग नहीं होती, चेंज करते हो। वो ये जिसमें आप चेंज भी करते हैं, ये स्ट्रक्चरल है। सिक्लिकल कब आती है, एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से, रिसेशन की वजह से, सही है। अब बेटा बात सुनो, क्या सप्लाई साइड पॉलिसी सिक्लिकल सॉल्व कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये सिक्लिकल सॉल्व हम लोग नहीं नहीं कर सकते थ्रू सप्लाई साइड पॉलिसी। स्ट्रक्चरल को सॉल्व करना भी डिपेंड करता है किस तरह की सप्लाई साइड पॉलिसी में लगा रहा हूं। भाई अगर तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैं एजुकेशन दे रहा हूं, स्ट्रक्चरल कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मशीन ले आया, तो मशीन भी तो वर्कर को रिप्लेस करेगी, सही है। और आपको मैंने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का भी पार्ट पढ़ाया था कि भाई मशीन जब वर्कर को रिप्लेस करती है, ये भी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट, याद है ये बात, सही है। तो इट डिपेंड्स कि सप्लाई साइड हम कौन सी लेके चलें। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो सप्लाई साइड जो है वो स्ट्रक्चरल को सॉल्व कर देगी, लेकिन सिक्लिकल को सॉल्व नहीं करेगी। आपको क्या लेके आनी पड़ेगी उसके लिए, डिमांड साइड पॉलिसी। क्या बताया भाई, सुपर मैंने बता दिया कि सप्लाई साइड किसको सॉल्व करेगी, स्ट्रक्चरल को सॉल्व करेगी। नीचे मैंने बताया जी सिक्लिकल को सॉल्व करने के लिए अच्छी नहीं है, तो फिस्कल लगा दो। या मैं बता रहा हूं कि भाई किस अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह सॉल्व किया जाए, ठीक है। ऑल्सो टाइम लैग एंड हाई कॉस्ट ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी, ये चीजें भी आपके पास आ रही है। अब कंक्लूजन पे आ जाए, सप्लाई साइड पॉलिसी किसके लिए बेहतर है, स्ट्रक्चरल के लिए। डिमांड साइड किसके लिए बेहतर है, सिक्लिकल के लिए। लेकिन बेहतरीन हल क्या है कि दोनों को साथ लेके चलो, ताकि दोनों खत्म हो जाए। अगर तुम ट्रेनिंग देते हो, एजुकेशन देते हो, स्किल्स देते हो, तो उससे तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। लेकिन सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट मारने से तो कुछ नहीं होता ना, हमें एक्चुअल भी तो बढ़ाना है, सही है। हमें ज्यादा चीजें भी तो खरीदनी है, तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़े। वरना आप देखो ना यार, ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरा एक्चुअल है, यहां से लेके यहां तक क्या चल रहा है, गैप। कौन सा गैप, डिफ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप। अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल बढ़ता है, तो बेटा ये तो गैप और बढ़ जाएगा ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ गई। समझ रहे हैं बात को। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए मुझे दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई मसले वाली बात बेटा, कुछ प्रॉब्लम बेटा, कुछ पूछना है? सर एक्सपेंशनरी डिमांड साइड फिस्कल पॉलिसी कैन सॉल्व क्वेश्चनेबल डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट वेदर गवर्नमेंट स्पेंड मनी। वही तो मैंने आप लोगों से बात की थी भाई, समझ गए, क्लियर है सारी बातें, कोई टेंशन। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एडी क्यों राइज होगी बेटा, फिस्कल पॉलिसी आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ये लगाएंगे तो एडी राइज होगा ना भाई। एडी राइज करेंगे तभी तो सिक्लिकल सॉल्व होगा। लास्ट क्वेश्चन, with the help of examples explain the difference between marginal rate of tax and average rate of tax, and consider whether a government should decide to increase the rate of indirect tax to raise additional revenue। बेटा ये टैक्सेस की कहानी मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के चैप्टर में बताई थी कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। ये माइक्रो में भी आता है, ये मैक्रो में भी आता है, ठीक है। मैंने माइक्रो में इसलिए डाला हुआ था कि जब एक टॉपिक हमारा चल रहा है तो वो कंटिन्यूएशन में ही चलता रहे, ऐसा ना हो कि भाई हम लोग फिर 3-4 महीने बाद इनडायरेक्ट टैक्स में वापस से जा रहे हैं और आप लोग चीजें भूले में। कहता है जी मार्जिनल और एवरेज रेट ऑफ टैक्स का डिफरेंस बता दो, ये तुम्हारी एक बात साइड में, ये क्या हो, इनका डिफरेंस बता दो। दूसरी बात, क्या गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने चाहिए टू रेज रेवेन्यू? अब आइएगा जरा बेटा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, क्या आपने अपनी टोटल इनकम पे कितना टैक्स पे कर दिया, दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह एग्जांपल आप न्यूमेरिकल दे सकते हैं, ठीक है, देंगे तो अच्छी बात है। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है कि हर एडिशनल इनकम के ऊपर मैं कितना एडिशनल टैक्स पे कर रहा हूँ। भाई फॉर एग्जांपल मैंने ये पेंसिल 100 रुपए की बेची,
इसके ऊपर मैंने 20 रुपये टैक्स पे किया, तो ये मेरा MRT है। ये मैंने आपको पहले बात बताई भी है, मेरा क्या है, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। ये सेम पेंसिल मैंने अगले कंज्यूमर को 200 रुपए की बेची, उसके ऊपर मैंने 40 रुपया टैक्स पे किया, तो ये उस एडिशनल पेंसिल का क्या बन जाएगा, एडिशनल रेट ऑफ टैक्स, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। डिफाइन कर दिया आपने, एवरेज का आपने बता दिया, आपने उसको डिफाइन कर दिया, आपने एग्जाम्पल देके दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्स टू रेज रेवेन्यू, ये बात तो बड़ी सिंपल सी है यार, कि ये टैक्स इवेजन नहीं हो सकती, टैक्स चोरी नहीं हो सकती, हम लोग टैक्सेस कलेक्ट करते जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक्स भी आपने बताने होंगे, यहाँ पे क्या है, गरीब पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सही है, फॉर द सेम गुड, इनकम इनइक्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, वेरी गुड। PED पे डिपेंड करता है, अगर इलास्टिक गुड पे आपने टैक्स लगा दिया तो लोग नहीं खरीदेंगे, इन इलास्टिक पे लगाया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है, मैं पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ। स्पेंडिंग बढ़ रही है। कंक्लूजन को देखो, उसने कहा कि यार हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लगाने चाहिए टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यार बात ये है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हो टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, सही है, तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन गरीब बंदा जो है वो क्या करेगा, गरीब बंदा क्या करेगा। भाई मैं भी पेट्रोल पे 10 रुपया टैक्स पे कर रहा हूँ, नीचे जो हमारा गार्ड है वो भी 10 रुपया टैक्स पे कर रहे हैं, ज्यादा चमाट किसको पड़ रही है। तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉबैक तो गरीब आबादी के लिए है ना। जो आपका वाला पॉइंट है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, वो पॉइंट आप डाल दें यहाँ पे। तो इट इज बेटर कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, लगाते रहो, वो टेंशन नहीं है, लेकिन किस पे लगाओ, लग्जरियस गुड पे, एयर टिकट पे लगा दें, आप गाड़ियों पे लगा दें, आप इम्पोर्ट्स पे लगा दें। ये तो अमीर बंदा ही खरीद रहा है ना, गरीब बंदा तो नहीं खरीदेगा। गवर्नमेंट को एक लाइक तमीज का रेट लगाना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा रेट लगाएं जो कि अफोर्डेबल, ठीक है, कोई मसला। प्रोग्रेसिव टैक्सेस की बात आप कर सकते हो कि प्रोग्रेसिव पे जाए साथ साथ। हाँ नेसेसरी गुड्स पे आप कम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, assess whether the achievement of balanced budget should always be a main government macroeconomic objective। बेटा बैलेंस बजट का मतलब है कि आपने 100 रुपया टैक्स रेवेन्यू कमाया, आपने 100 रुपया टैक्स रेवेन्यू कमाया और 100 रुपया आपने मुल्क में स्पेंड कर दिया। बजट क्या होता है और गवर्नमेंट बजट जी, डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बजट होता है। आप लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, बेटा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, वो बजट नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के रिलेटेड सवाल है यहाँ पे। पहले तो आपने सिंपल बता दीजिए बैलेंस बजट क्या होता है, जितना आपने कमाया उतना आपने स्पेंड कर दिया, ठीक है। फिर आपने बताया जी कि आपके मेन एम्स क्या हैं, लो इन्फ्लेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, ठीक है, ये बातें आपने उसको बता दी। बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस के बीच में आपने उसको डिफरेंशिएशन कर दी कि ये क्या होता है। अब आप आएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। भाई अगर आपके पास बैलेंस बजट चलेगा तो आपको बार बार फिस्कल पॉलिसी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, प्राइसेस आपकी स्टेबल रहेंगी, तो फिस्कल डिसिप्लिन रहेगा। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपके पास बराबर चीजें चलती रहेंगी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, आपको बार बार इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट, ये कि आप कह सकती हैं कि भाई आप उसी के अंदर पूरा करेंगे ना, जितना आपने पैसे कमाए उसके अंदर आप पूरा करेंगे। वीकनेस क्या है बैलेंस बजट की, मे बी टू रिस्ट्रिक्टिव ड्यूरिंग ए रिसेशन। भाई इंसान पैसे के क्यों सेव करता है, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या टू स्पेंड इन रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब क्या है कि जब आपके पास नौकरी नहीं है, आपकी हालत खराब हुई हुई है, आप वो पैसे सेविंग ही यूज करेंगे ना। गवर्नमेंट ने 100 रुपया कमाया, गवर्नमेंट ने 100 रुपया स्पेंड कर दिया, 3 साल बाद 4 साल बाद मुल्क में रिसेशन आ गया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, या नेशनल डिजास्टर आ गया, कुछ भी हो गया, आप क्या करेंगे। तो बेटा आपको जो सरप्लस रखना पड़ता है या आपको डेफिसिट रखना पड़ता है वो फ्यूचर के लिए रखना पड़ता है। भाई अगर मेरे पास 50 रुपया पड़ा होता तो मैं 50 रुपया रिसेशन में स्पेंड कर देता, अभी तो कुछ भी नहीं है ना। तो वो ये बात समझा रहा है कि आपको जिद पे नहीं आना चाहिए कि हम लोग बराबर ही रखेंगे। भाई आप बूम के अंदर क्या करें, आप बूम के अंदर बजट सरप्लस रखें, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा स्पेंडिंग कम, ताकि जब कल को रिसेशन आए तो आप ऑपोजिट गेम कर सको।
टैक्स रेवेन्यू कम और स्पेंडिंग ज्यादा। समझे बात को? अच्छा जी। बेटा एडी नहीं बढ़ेगी ना, आपका जितना टैक्स से आपने कमाया, टैक्सेस कमाएंगे, टैक्सेस कमाया 100 रुपए का, कंजम्पशन कम हो गई 100 रुपए से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई 100 रुपए से बढ़ गई, नेट तो कुछ इफेक्ट नहीं आया ना आपके पास। आगे सुने, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन है चेंज होती रहती हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है? ये A2 का पार्ट है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक छोटा सा मतलब समझ लें। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब है ऑटो पायलट। क्या मतलब है इसका? ऑटो पायलट। ये गवर्नमेंट को बार बार इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं कि वो टैक्सेस बढ़ाए, टैक्सेस कम करे, कुछ भी करती रहे। गवर्नमेंट को बार बार इंटरवीन करने की जरूरत नहीं। ये A2 में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता क्या। ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड ऑफ विद अदर ऑब्जेक्टिव्स। भाई अगर आप बैलेंस बजट की तरफ जा रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिलेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप फ्यूचर में जाके, आप रिसेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आगे जाके, इनकम इनइक्वालिटी नहीं पूरी होगी। भाई आप खुद सोचो ना, गरीब लोग हैं, सही है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से या ट्रांसफर पेमेंट है, वो टोटल अमाउंट बनती है 150 रुपया। गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट हुआ 100 रुपया, गवर्नमेंट जिद पे आई हुई कि भाई मैं 50 रुपए नहीं दूंगी एक्स्ट्रा, मैंने नहीं देने, मैंने बराबर रखना है। तो बेटा जो हमारे पास गरीब लोग हैं जिनको इनकम नहीं मिलेगी, वो तो इनइक्वालिटी के अंदर चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? तो ये ऑब्जेक्टिव्स में मसला आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मसला आ रहा है कि भाई आप उल्टी सीधी चीजों पे पैसे लगा रहे हैं, बस आपने स्पेंड करना है, आपने बराबर करना है, उसको पैसा खर्च करना है। आप सेव कर लें भाई, समझे? आप बैंक में सेव रख के उस पर सूद कमा लो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कमा लो, कर सकते हैं ना? आप नहीं कर रहे, वो आप स्पेंड कर रहे। इवैल्यूएशन, बैलेंस बजट से स्टेबलाइज रहती है इकोनॉमी, सही है, सही है, स्टेबलाइज रहती है, इन्फ्लेशन नहीं आती, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, जिससे एक्सपोर्ट्स पे भी आपको फायदा हो रहा होता है। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आपको चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अब वही वाली बात है कि भाई बूम के अंदर आप बुलशिट पॉलिसी लेके चलें, रिसेशन के अंदर आप बैड एस पॉलिसी लेके चलें, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन कि आपके मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ बैलेंस बजट इज इंपॉर्टेंट बट इट शुड नॉट ऑलवेज बी द टॉप प्रायोरिटी। क्या होना चाहिए? इन हार्ड टाइम्स गवर्नमेंट में नीड टू स्पेंड मोर, क्या पता रिसेशन में अपने को और स्पेंड करना पड़े, लेकिन हम लोग क्योंकि बैलेंस बजट लेके चल रहे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं कुछ होगा। समझे? द बेस्ट चॉइस डिपेंड्स अपॉन कंट्री सिचुएशन के मुल्क के हालात क्या है। कोई मसले वाली बात है? समझ गए सारी बातें? क्लियर है बेटा ऑनलाइन आप लोगों को? कोई टेंशन तो नहीं है? जा सकते। तो इन मैक्रो वी डू नॉर्मली रिमेन न्यूट्रल, डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के ऊपर, जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है।